हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट थोड़ी बहुत एंट्रीज और रह गई हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताई थी जिसमें हम गुड्स हमारा रिड्यूस हो रहा था विदाउट बीइंग सोल्ड, तो उसमें हमने उसको एंट्रीज कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं रखा। उसके बाद फिर मैंने 3 क्लास और लगाई जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रीज थी, जिसमें मैं बोलूँ कि बैड डेट्स की रिकवरी, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड रेंट, ये 7 एंट्रीज थी जिसको मैंने 3 क्लासेज में समझाया। एक क्लास में भी आधे घंटे में निपटा सकता था, लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छा ना होता, इसलिए 3 क्लासेज लगाई कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रीज पे। फिर अब हम कुछ मिसलेनियस एंट्रीज करेंगे। मिसलेनियस एंट्रीज करने के बाद एक बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर पूरा जर्नल खत्म हो जाएगा, आप कहीं से भी फिर उठा लेना। लेकिन एक बात और, आप ना जब ये चैप्टर पूरा कर लेंगे ना, तो आपको एक सजेशन ये है कि आप मेरी वीडियोस को ना दोबारा देखना, लेकिन सारी वीडियोस को दोबारा देखना फर्स्ट से स्टार्ट होके। लेकिन एक बात और है, आप कहेंगे कि सारी वीडियोस दोबारा देखें मतलब आधा घंटा फिर ख़राब करें हम उसके ऊपर, मतलब एक टाइम वेस्टिंग लगेगा क्योंकि हमने पहले से पढ़ लिया। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी ना स्पीड बढ़ा के देख लें, 1.5 पे देख लें। आपको लगता है कि आपको अच्छे से आ रहा है तो 1.75 पे देख ले, लेकिन देखें जरूर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे ना, तो जो चीज़ें आपने अब समझी है ना बाद में, उसको पहली वाली बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। जो आपने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में समझी होगी, कुछ ना कनेक्शन कर पाएंगे कहीं ना कहीं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। वो तभी करना जब आपकी बाकी ये बची हुई दोनों क्लासेस भी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद ज़रूर करके देखना। और वो कंसेप्ट बिहाइंड गोल्डन रूल्स का जो की वीडियो हमारी शायद वीडियो नंबर 6 है, ये सारा का सारा जर्नल होने के बाद उसके ऊपर एक बार दोबारा से ध्यान देना। मैं आपको बता रहा हूँ आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप ये मत सोचे कि आपको वीडियो देखनी है, दोबारा देखने का मन नहीं है, आप फास्ट करके देख लो, लेकिन देखो जरूर। डेली दिन में आप 2-3 वीडियो दोबारा देख पाओगे, कुछ ना कुछ पक्की बात है। आपका जो कंसेप्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना, देखो मैंने आपको बोला है कि किसी बुक से प्रैक्टिस करो, हालांकि मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, आपको व्हाट्सएप कर रखे हैं, आपको ध्यान होगा तो वो भी आप करें। अल्टीमेटली आपको बहुत सारा काम है आपके पास। ये 2 क्लासेस लगा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ दमदार नहीं है। ये वाला जो आज वाली क्लास है इसमें कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में भी कुछ ज़्यादा दमदार नहीं होगा। तो इसीलिए अब आपका कंसेप्ट, जो मेजर कंसेप्ट था ना, वो 20th क्लास तक ख़त्म हो चुका है। जो 20वीं वीडियो डाली है ना, वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं, सुनना उसको ध्यान से। देखो एक बात और, जो मैंने आपको वो वाली क्लास करवाई थी जिसमें मैंने आपको गुड्स चैरिटी ऑफ गुड्स एडवर्टीजमेंट वाली, उससे आपका 8th क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और ये सारे मिसलेनियस नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रीज वाली 3 क्लासेस करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपका कौन सी वीडियो से हो जाता है? चैरिटी टू परचेज, एडवर्टीजमेंट टू परचेज, ये वाली एंट्री आपने डिटेल में समझी है उससे। और क्वेश्चन नंबर 7, ये जो 3 अब मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रीज बताई हैं, इसके बाद आपका 7th भी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सीधा हम नोट से, मैं तुम्हें यहीं पे करवा रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सीधा डायरेक्टली यहीं से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सुनना भाई, मैंने जितना आपको बताया ना, सजेशन दिया है वो वाला कि वीडियोस देखने वाला, वो जरूर देखना। अब आप सुने, क्वेश्चन नंबर 9 क्लास में ही हो रहा है, अब आप समझें। देखो पहली एंट्री देखो क्या कह रहे हैं। अप्रैल 1, 2018 को रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फॉर ₹1,20,000 फ्रॉम मेजर्स गौरीशंकर एंड सन्स। देखो आपको ना एक ऑर्डर मिला है, डेट आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, तो देखो पहली एंट्री क्या बन रही है। अप्रैल 8 को ना आपको एक ऑर्डर मिला 1,20,000 रुपए के गुड्स का मेजर्स गौरीशंकर एंड सन्स से। एक बात आपको बता दूं, जब आपको किसी से ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिलना क्या आपको कुछ मिलना हुआ एक्चुअल में? एक बात सोचे, आपको किसी ने फ़ोन कॉल करी और ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर से कुछ लेन देन हुआ? नहीं। ऑर्डर का मतलब क्या है? आपको सामान प्रिपेयर करना है, गुड्स प्रिपेयर करने हैं, उनको देने, और फिर उसके बाद उनसे कैश मिलेगा। तो ऑर्डर देने का की कोई एंट्री होनी चाहिए या ऑर्डर मिलने की? नो एंट्री।
ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होगी। तो मैं पहली एंट्री जो अप्रैल 1 2018 अप्रैल 1 इसकी क्या बोलूँगा मैं, नो एंट्री, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, नो एंट्री। अब आगे देखिए, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर मेजर्स रणबीर एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख। आपको 5 लाख का ऑर्डर मिला। अगर मैं यहीं पे लाइन खत्म कर दूं तो क्या आपकी एंट्री होनी चाहिए? ऑर्डर मिलने की कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन साथ में जिससे ऑर्डर मिला ना उसने हमें 1,80,000 रुपये एडवांस में दे दिए। एक बात समझो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्योंकि आप 20 क्लासेस कर चुके हैं। मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी को गुड्स बेचते हैं तो सामने वाली पार्टी रिसीवर होती है? क्या सामने वाली पार्टी रिसीवर होती है? यस, होती है। जब हम किसी को भी गुड्स बेचते हैं तो सामने वाली पार्टी रिसीवर है। अब मैंने उससे पैसा लेना है ना, जब वो पैसा मिलेगा तो वो क्या बन जाएगी? गिवर बन जाएगी। फिलहाल यहाँ पे जिसको मैंने गुड्स बेचने थे उसने डायरेक्टली मुझे पहले ही एडवांस दे दिया। कितने रुपए का? 1,80,000 रुपये का। 1,80,000 रुपये का उसने मुझे एडवांस दे दिया। तो वो पर्सन पहले गिवर बन गया ना। मतलब कहने का मतलब है, नॉर्मली होता क्या है, आप सोचें, नॉर्मली होता क्या है, आप गुड्स बेचते हैं, पहले वो पार्टी रिसीवर बनती है, फिर वो मुझे बाद में पैसा देती है। यहाँ पे वो मुझे पहले पैसे दे रहे हैं, फिर मैं उनको गुड्स दूंगा और पैसे पूरे नहीं दे रहे, 1,80,000 रुपये। मतलब मैं क्या बोलूँगा, सिंपल सी बात है, जो पैसे मिलने की एंट्री होती है, क्या करोगे एंट्री अप्रैल 3 को? कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है हमें? ये रणबीर एंड कंपनी। तो मेजर्स बोलते हैं इसको, रणबीर एंड कंपनी। कितने रुपए मिले हैं हमें? 1,80,000 रुपये। देखो अगर आप किसी को गुड्स बेचते हो तो मतलब आपने उसको उधार दिया तो उधार देने वाले पर्सन को हम सामने वाले को क्या बोलते हैं? डेटर, जिससे पैसा लेना है। जब आप गुड्स खरीदते हैं और सामने वाले को भी पैसे नहीं देते, बाद में देते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर। जब आप सेल करते हैं उधार में तो डेटर जनरेट होते हैं, जब आप परचेज करते हैं उधार में तो क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये अपने माइंड में बिठा लें। अब आगे करते हैं बात फर्दर, सुनना। देखो आपको ना पहले ही उस पर्सन से उधार मिल गया, पहले ही पैसे मिल गए, तो उधार तो हुआ ही नहीं, बल्कि उसने आपको एडवांस दे दिया। तो मैं क्या बोलूँगा? बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम मेजर रणबीर एंड कंपनी। आपको एडवांस मिल गया रणबीर एंड कंपनी से, कितने रुपए का? 1,80,000 रुपये का। ठीक है, अब आगे आओ। अप्रैल 5 को हमने एक ऑर्डर प्लेस किया विद कोहली एंड सन्स ऑफ 2,50,000 एंड पेड देम 1 लाख बाय चेक इन एडवांस। हमने एक ऑर्डर प्लेस किया, बात को फिर से ध्यान से सुनना। जैसे मैंने किसी को गुड्स बेचने थे ना, उस पर्सन ने मुझे कितने? 1,80,000 रुपये एडवांस में दे दिए थे। अब सेम बात, हमने किसी को ऑर्डर दिया, मैंने गुड्स परचेज करने हैं, मैं गुड्स परचेज करता हूँ तो सोचो, सामने वाली पार्टी गिवर होती है, फिर मैं फ्यूचर में उसको पेमेंट देता तो वो रिसीवर होता है। यहाँ पे मैं अब उसको एडवांस दे रहा हूँ। कोहली एंड कंपनी को हमने एक ऑर्डर दिया 2.5 लाख रुपए का, जिसमें से 1 लाख रुपए हमने उसको एडवांस दे दिया। तो मैं क्या बोलूँगा? अप्रैल 5 है ना? हाँ। तो मैं कोहली एंड सन्स को चेक दिया, कैश दिया? चेक से पेमेंट हो रही है। देखो चेक, अच्छा पिछली पेमेंट भी चेक से दी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर कुछ नहीं बोल रखा ना कि चेक हमने सेम डे डिपॉजिट करवाया कि नहीं, कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो मान के चलेंगे उसी दिन जमा हो गया था। ये बात ध्यान रखना, अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो आपने पैसा जो चेक मिला था ना, साथ के साथ जमा करवा दिया था। अब आपने कोहली एंड सन्स को चेक से पेमेंट करी 1 लाख रुपए की,
तो 1 लाख रुपए की आप पेमेंट दिखा दो। ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन ऑर्डर के साथ जो पैसे मिलते हैं एडवांस में या देने पड़ते हैं उसकी एंट्री तो होती है ना। तो मुझे यहाँ पे अभी मैंने सेल ही नहीं करी, मैंने पहले मुझे उस पर्सन ने कुछ दे दिया तो दिया बस। यहाँ पे मैंने कोलियन कंपनी को दे दिया कितने रुपए, 1 लाख। बीइंग एडवांस पेड टू कोहली एंड सन्स। बात क्लियर? अब आगे आओ। कोहली एंड सन्स ने हमें गुड्स सप्लाई कर दिए। मुझे एक बार सिंपल सी बात बताओ, जब कोहली एंड सन्स ने आपको गुड्स सप्लाई कर दिया, आप जनरल एंट्री क्या करोगे? आप किसी से गुड्स खरीदते हो तो क्या एंट्री करोगे? मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, मैं नीचे से या एक एंट्री और कर देता हूँ मैं, कोई एक यही वाली। कौन सी डेट को है जब हमने गुड्स खरीदे हैं, मतलब ऑर्डर सप्लाई कर दिया कोहली एंड सन्स ने अप्रैल 7 को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कोहली एंड सन्स। हमने गुड्स परचेज करे हैं कोहली एंड सन्स से। कितने रुपए का ऑर्डर था हमारा, बताना, ऊपर पढ़ो। हमने 2.5 लाख का ऑर्डर दिया था, एडवांस में 1 लाख दे दिए थे। अब मुझे गुड्स मिले तो 2.5 के तो मिले होंगे। बात क्लियर? बीइंग गुड्स परचेज, बात क्लियर? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर पहले देना मुझे एक बात बताओ, हमने गुड्स परचेज करे हैं कोहली एंड सन्स से 2.5 लाख रुपए के। मेरा वो क्रेडिटर कितने रुपए का है अब बताना। नॉर्मली पता है क्या होता था, पहले हम गुड्स परचेज करते थे फिर पेमेंट करते थे। उसने पेमेंट पहले ही हमने उसको पेमेंट कर रखी है 1 लाख की। अल्टीमेटली वो पार्टी मेरी क्रेडिटर कितने रुपए से है? 2.5 लाख के गुड्स परचेज करे हैं, क्रेडिट है, लेकिन डेबिट ऑलरेडी 1 लाख से हुई है। अल्टीमेटली मैंने अब उसको कितने रुपए देने हैं? अब मैंने उसको 1.5 लाख रुपए देने हैं। 2.5 लाख के गुड्स परचेज करे हैं, लेकिन 1 लाख एडवांस में दे चुका हूं, तो अल्टीमेटली मुझे 1.5 लाख रुपए देने हैं। अब आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। पेड ए चेक फॉर 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कोहली एंड सन्स ऑन अकाउंट। वो कह रहा है जो बैलेंस अमाउंट पड़ा है ना, जो भी बैलेंस है, मुझे तो पहले बताओ कि ये एंट्री करने के बाद बैलेंस कितना है जो देना है हमने उसको। 1.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख के परचेज करें, 1 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 1.5 लाख। जो बैलेंस बचा पड़ा है ना, उसका 60% हमने पे करा है अप्रैल 10 को। पढ़ो, अप्रैल 10 को कह रहा है पेड ए चेक फॉर 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कोहली एंड सन्स। तो बस उसकी पेमेंट कर दो। तो अब मैं ऊपर आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, साथ साथ नोट कर लेना। बताओ कितने रुपए की पेमेंट हुई? कोहली एंड सन्स डेबिट, बताना। 1.5 लाख रुपए जो बैलेंस अमाउंट है उसका 60%, जो बैलेंस है, देखो क्या रखा है कि बैलेंस का 60%, तो बैलेंस का 60%, 1.5 लाख का 60% 90,000। और वो भी पेमेंट किससे हुई है? चेक से। बीइंग पेमेंट मेड टू कोहली एंड सन्स। बस अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। अभी भी कोहली एंड सन्स को कितने रुपए देने हैं? अभी भी 60,000 रुपये देने हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या फुल सेटलमेंट वर्ड बोला था? ऐसा भी तो हो सकता था कि वो फुल सेटलमेंट कर रहा है। क्या 60,000 रुपये की कोई डिस्काउंट देगा? पहले तो सोचो, हमें डिस्काउंट 60,000 रुपये की रिसीव हुई। आप देखें, मैं यहाँ पे 1.5 लाख लिख के, यहाँ पे टू बैंक 90 लिख के टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिख सकता था 60,000 रुपये। ये कब लिखा जाएगा? जब फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा। क्या यहाँ पे लिख रखा है? वो कह रहा है पेड हमने कराया है, जितने अकाउंट उसके पैसे बनते थे उसका 60% हमने उसको पे कर दिया। 1.5 लाख रुपए बन रहे थे बैलेंस, उसका 60% हमने उसको कितना? 90,000 रुपये पे कर दिया। बस सिंपल सी बात है। अब हम आगे चलते हैं।
गुड्स फॉर ₹20,000 एंड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमारे जो गुड्स हैं 20,000 रुपए के, इसको मैं रबी कर रहा हूँ क्योंकि कोहली का अभी कोई हिसाब है ही नहीं, मैं ये वाली एंट्री भी रब कर रहा हूँ। अब मैं अगली से स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा से पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है? गुड्स फॉर 20,000 एंड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मुझे बताना, आपका गुड्स अगर जलते हैं तो गुड्स बिजनेस में से जा रहे हैं विदाउट बीइंग सोल्ड। अगर कभी भी गुड्स बिना बिके बिजनेस में से जाते हैं किसी भी रीज़न के कारण, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? टू परचेजेज, अपना खर्चा परचेज को क्रेडिट कर देते हैं, मतलब उसको अपने बिजनेस के खर्चों में से, मतलब जो मेन गुड्स खरीदे उस खर्चे में से निकाल के उसको लॉस बाय फायर नाम के खर्चे में डालते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, आपके कितने रुपए के गुड्स को आग लगी है? गुड्स 20,000 रुपीज, और गुड्स 20,000 रुपीज के, और फर्नीचर, हमारे फर्नीचर को भी आग लगी। अच्छा एक बात बताओ, फर्नीचर आपकी एसेट्स बोलते हो रियल अकाउंट, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका फर्नीचर भी चला गया 10,000 रुपये, आग लग गई। ये आपका नॉमिनल खर्चा कम हो रहा है और ये आपका रियल अकाउंट एसेट्स जा रही है। इसके अगेंस्ट मैं किसको डेबिट कर दूंगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लिखना चाहो लिख लो, मतलब वैसे तो मैं आपको कहता हूँ कि अकाउंट की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सिर्फ नेम के आगे अकाउंट वर्ड मत लिखना, डेबिट में जरूर लिखना वैसे। अच्छा अब देखो, लॉस बाय फायर कौन सी एंट्री थी? अप्रैल 15 की, बस 25,000 रुपये का हमें लॉस हो गया। बीइंग गुड्स एंड फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बस सिंपल। उसके बाद आगे आते हैं हम अगली एंट्री पे। अप्रैल 15 के बाद हम आते हैं अप्रैल 20 पे। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब रास्ते में, जब हमारे पास गुड्स आ रहे थे ना, रास्ते में ही उनको क्या हो गया? वो खराब हो गया, किसी भी कारण से लॉस हो गया। ए क्लेम वाज मेड ऑन रेलवे अथॉरिटी फॉर द सेल। हमारे जो गुड्स थे ना, चाहे वो मेरी तरफ से आ रहे थे, चाहे वो मेरी तरफ से बिक रहे थे, जा रहे थे, जो भी है, मेरे गुड्स जो है ना वो रास्ते में उनको क्या होगा? उनको लॉस हो गया हमें। तो हम क्या करेंगे? वही परचेजेस को कैंसिल कर दो। अप्रैल कौन सी है? अप्रैल 20। आप परचेजेस को कम कर दो। कितने रुपए की है? 50,000 रुपए की। ये 50,000 रुपए की है। और कौन सा लॉस हुआ? ट्रांजिट का लॉस हुआ। लॉस इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में नुकसान हो गया। लॉस वही नॉमिनल, और ये नॉमिनल कैंसिल हो रहा है, मतलब मेरा खर्चा कैंसिल हो रहा है, तो 50,000 रुपये। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन, अप्रैल 22 की एंट्री है, हमें सेल्समैन से मिले 60,000 रुपये फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ ₹4,000। बात को बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि हमें ना सेल्समैन से 60,000 रुपये मिले हैं। 60,000 रुपये मुझे मिले हैं। मैंने अपने एक सेल्समैन को जो अपॉइंट कर रखा है ना, मैंने उसको कहा कि जितने की सेल हुई ना वो पैसे मुझे दे। वो कहता है कि मैंने ना आपके ट्रैवलिंग के खर्चे भी किए, आपके गुड्स को बिकवाने के लिए, मेरा आने जाने का भी भाड़ा था। वो कहता है वो खर्चा काट के बता कितने बन रहे हैं। कहता है 64,000 रुपये की आपकी सेल हुई है, 4,000 रुपये मेरे ट्रैवलिंग का खर्चा, 60,000 आपको पकड़ा देता हूँ। क्या आपको इसकी एंट्री करनी आ रही है? क्या होगी बताना। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी एंट्री बताओ, तो आप एंट्री क्या बताओगे? ये वाली एंट्री मैच नहीं कर रही, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर करूँगा ना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अप्रैल 20 के बाद कौन सी थी? अप्रैल 22। मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अप्रैल 20 वाली को रब कर रहा हूँ, जरूर तो आगे देख लें।
मुझे एक बात बताओ, आपने सेल करी 64,000 रुपीज, आपको कैश मिला 60,000 रुपए का, और ट्रैवलिंग के खर्चे आपके कैंसिल हो गए इससे 4,000 रुपए की। क्या आपको ये एंट्री समझ आई? आप कहें ये कौन सी एंट्री करी है हमने? ऐसी एंट्री तो हमने कोई करी नहीं। मैंने बच्चों सिर्फ एक ही काम किया, कंबाइन कर दिया, सिर्फ कंबाइन करी है। मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता, उसने कहा है कि सेल्समैन ने उसको 60,000 रुपये दिए बिजनेस को, 4,000 रुपये अपने ट्रैवलिंग के खर्चे काटने के बाद, वो कहते हैं मैं अपनी जेब से क्यों दूँ? मैंने आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आप ना ये एंट्री ऐसे मत करो। मान लो सेल होती है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मान लो आपको पूरे के पूरे 64,000 रुपये मिल जाते, कितने? 64,000 मिल जाते मान लो। फिर आपने ट्रैवलिंग के खर्चे जो आपके सेल्समैन ने पे करे हैं वो आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं उसको बाद में। फिर एंट्री आप क्या करते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। आप अपनी सेल 64,000 की दिखाओ एक बारी, फिर 4,000 के ट्रैवलिंग के खर्चे उसको फिर जेब से पे करो। इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके देखना एक बारी, इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करो। कैश आपके पास कितना आ रहा है? 64, लेकिन उसी टाइम पे जा भी तो रहा है 4,000 का, तो नेट कितना आ रहा है? नेट कितना आ रहा है? 60,000। इसमें से लेस करो, मैंने वही तो लिखा, कैश अकाउंट डेबिट 60,000। मतलब इन दोनों एंट्रीज को अगर मैं कैंसिल कर दूं, यहाँ पे 4 लिखूं ही ना और यहाँ पे सीधा 60 लिख दूं, तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी बात, अब क्या इसके अलावा सेल्स कितने से क्रेडिट हो रही है? 64 मैंने यहाँ पे लिखा, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने से डेबिट हो रहे हैं? 4,000, वही मैंने लिखा। बस मैंने क्या किया, कैश को नेट कर दिया और कुछ नहीं है। एक बार कैश 64,000 रिसीव करके फिर 4,000 वापस देता उसको, बेटर क्या है, मैंने उससे रिसीव ही 60 कर लिया, ट्रैवलिंग का खर्चा लिख दिया 4 का और सेल्स दिखा दी 64 की। बस सिंपल सी बात थी। ये आपके लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट ऑल दी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, आप उम्मीद करता हूँ जितना आपने मेरे से समझा ना, इस एंट्री को जो मैंने कट करके नेट किया ना वो आपको समझ आ गया होगा, इतने समझदार आप हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब है हमारे पास अप्रैल 25 की। देखो, हमने गुड्स बेची है विशेष को, कॉस्टिंग रुपीज 40,000 एट 25% प्रॉफिट, अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड पेड फॉर कार्टेज रुपीज 1,000 टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। देखो, एक काम करता हूँ, जो ये एंट्री है ना अप्रैल 25 वाली एंट्री से पहले अप्रैल 28 की करो, ताकि मैं वो पिछले वाला हिसाब बराबर करूँ। वहाँ पे ना एक आपकी ना अप्रैल 20 की एंट्री हुई थी कि लॉस इन ट्रांजिस्ट की हुई थी ना, लॉस इन ट्रांजिस्ट की आपका कितने रुपए का लॉस हुआ था, मैं एंट्री दोबारा लिख रहा हूँ एक बारी। अप्रैल 20 की जो एंट्री थी, लॉस इन ट्रांजिस्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, रास्ते में मतलब आग लगी या डैमेज हुई किसी भी रीजन से, 50,000 रुपये का। हमने रेलवे कंपनी पे, क्योंकि ट्रेन से आ रहा था हमारा स्टॉक, हमने रेलवे कंपनी पे चार्ज लगा दिया कि आपसे हम लेंगे। रेलवे कंपनी से हमें सिर्फ 40,000 रुपये का चेक मिला है, क्लेम फॉर डैमेज इन ट्रांजिट पूरी। जैसे आपने एक मेरे से जब लॉस बाय फायर वाली पड़ी थी, वो परचेजेस वाली एंट्रीज के अंदर, चैरिटी टू परचेज, एडवर्टीजमेंट, वहाँ पे लॉस बाय फायर वाली में 3 एंट्रीज बनी थी। पहले मैंने क्या किया था, लॉस इन ट्रांजिट टू परचेज, वहाँ पे लॉस बाय फायर टू परचेज। फिर मैंने इंश्योरेंस कंपनी पे पूरा का पूरा बर्डन डाल दिया था उस पर, ध्यान है। एक बार मैंने कहा सारा का सारा लॉस आप रिसीव करो, फिर उन्होंने सर्वे करके मुझे जितने बनते थे एक्चुअल में वही दिए। सेम बात यहाँ पे भी है। आप पहले क्या करो, अप्रैल 20 के दिन ही रेलवे कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेलवे कंपनी के अकाउंट को डेबिट करो टू लॉस इन ट्रांजिट। हमारा 50,000 रुपये का लॉस हुआ है, हम अपने लॉस को नहीं दिखा रहे। जो हमारा लॉस हुआ है ना यहाँ पे
परचेज के खर्चे कम करके लॉस बोला, और लॉस को भी कैंसिल करके अपना बर्डन किस पे डाल दिया, रेलवे कंपनी की, क्योंकि आप लॉस को रिसीव करो, क्योंकि हमारे जो रास्ते में लॉस है वो आपके कारण हुआ। रेलवे कंपनी ने पूरा सर्वे करने के बाद हमें 40,000 रुपये का चेक पकड़ा दिया। तो मैंने रेलवे कंपनी से लेने थे कितने रुपए? 50,000। मिले कितने? 40। मतलब एक्चुअल में लॉस कितने का होगा उसको मैं कौन सा अकाउंट बोलूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एट द ईयर एंड बनता है। मतलब एक्चुअल लॉस मुझे कितने का होगा? 10,000 रुपये का। रेलवे कंपनी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल गिवर है। अभी कौन सा पर्सनल है ये? कौन सा पर्सनल है ये? रेलवे। ध्यान हो करो, 3 थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सनल, रेलवे कंपनी। और बैंक अकाउंट डेबिट पर्सनल, और ये हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया नॉमिनल। पर्सनल का मतलब क्या? मेरे पैसे को किसने रिसीव करा? मेरे बिहाफ पे, मेरे बैंक अकाउंट में, बैंक ने मतलब। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा। एक एंट्री बस लास्ट रह गई अप्रैल 25 की। अप्रैल 25 की एंट्री कर देता हूँ, ये अप्रैल 28 की थी। तो मैंने बीच में से इसलिए समझाया कि लॉस इन ट्रांजिट का कंसेप्ट पूरा कर दूँ। देखो अब समझना क्या एंट्री बनती है उसकी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो होता पता है क्या? कई बार जब हम गुड्स बेचते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। हम ना गुड्स बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पता है क्या करता है? रिटेलर के पास, होलसेलर के पास जाता है। जैसे मान लो रिटेलर के पास गया, रिटेलर के पास जाके ना गुड्स के अपना नया नया काम स्टार्ट किया, बंदे ने नया नया काम स्टार्ट किया, और उसके पास जाता है रिटेलर के पास कि आप हमारा स्टॉक ना खरीदा करो, कोई भी चीज़, कोई भी आइटम हो सकती है, हमारा स्टॉक हमारे से आप खरीदा करो। ठीक है जी। वो कहता है कि ना मैं आपको सप्लाई कर दिया करूँगा। वो कहता है कि भाई सप्लाई आप कर दिया करोगे, आप खुद आओगे देने? वो कहता है नहीं, मैं नहीं आऊँगा। कहते फिर दुकानदार जो रिटेलर है वो कहता है कि भाई आप मेरे को गुड्स दे रहे हो, तो आने का जो खर्चा होगा, लाने ले जाने का खर्चा होगा, आपके गोडाउन से लेके मेरी दुकान तक जो स्टॉक आएगा उसका किराया कौन देगा? उसका किराया कौन देगा? तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं पे कर दूंगा। क्या डिस्ट्रीब्यूटर को क्या पड़ी थी पे करने की? सोचे, डिस्ट्रीब्यूटर मना भी तो कर सकता था। बात पता है किस बात पे डिपेंड करती है? डिस्ट्रीब्यूटर ने नया काम स्टार्ट किया है, उसको अपने कस्टमर बनाने हैं, उसको अपनी जेब से ये खर्चे देने पड़ेंगे। समझ रहे बात को? ये खर्चे उसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। लेकिन अब आगे फर्दर सुनना। हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम जमा हुआ है, रिटेलर को पता है कि इससे सस्ता कहीं से नहीं मिल सकता मुझे, अब वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करता है, भाई साहब मेरे पास स्टॉक पहुंचा देना अपना। वो फिर क्या कहेगा? कहेगा भाई साहब भाड़ा आपके बिहाफ पे पे कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा अभी आपके बिहाफ पे भाड़ा पे कर रहा हूँ, मैं आपके बिल में ऐड कर रहा हूँ ये अमाउंट। आप मेरे को जैसे मान लो 2,000 का स्टॉक भेजा है ना, 100 रुपये भाड़े के, 2100 रुपये मुझे दे देना। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे कैसे बोल रहा है कि भाई 2,000 के गुड्स है और 100 रुपये भाड़े के मैं अपनी जेब से आपके पे कर रहा हूँ, बिल के अमाउंट में ऐड कर रहा हूँ, आपको देने पड़ेंगे। अब वहाँ पे रिटेलर क्यों नहीं कुछ बोल रहा? क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का काम जमा पड़ा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम जमा हुआ है। अब उसको पता है क्या? उसको दिक्कत नहीं है कि ये मेरे पास रिटेलर सामान खरीदे कि ना खरीदे, उसको मतलब नहीं है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर है पहले से। बात समझते हैं? तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है ना। मैंने आपको ये समझाया है कि वो जो लाने ले जाने का खर्चा होगा वो कौन बोर्न करेगा, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, इस बात को मैं एंट्री में फिट करता हूँ। मैंने आपको बताना है, जैसे अप्रैल 25 की एंट्री है, हमने गुड्स बेचे विशेष को, 40,000 रुपये की कॉस्ट थी। पहले तो ना आप पता क्या करो, पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट 40,000 रुपये। देखो अभी तक हम पता है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लिस्ट प्राइस से। अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान है, लिस्ट प्राइस से स्टार्ट करते थे। लिस्ट प्राइस नहीं है अभी, जितने का उसको पड़ा है ना बिजनेस को, जो भी बिजनेस का नेम है, राम का बिजनेस है, श्याम का, जिसका भी है, तो उसको ना 40,000 रुपये के खुद को पड़े थे।
उसने सबसे पहले इसमें 25% तो अपना प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है, 25% प्रॉफिट से बेचा, तो ऐड प्रॉफिट 10,000 रुपये, तो इसके ऊपर प्रॉफिट हो गया 40,000 रुपये का 25%, कितने के गुड्स हो गए, कितने के गुड्स हुए, 50,000 रुपये के। इसको मैं कौन सा बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा लिस्ट प्राइस। फिर इसके बाद इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, टीडी बोलते हैं हम जिसको। कितने रुपए का है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी है आपका 10% का, तो 5,000 रुपये लेस करूंगा। कितने रुपए की सेल हो गई, कितने रुपए की सेल हो गई, ठीक है, हमारी सेल हो गई 45,000। मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 सेल्स, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, 2 सेल्स 45,000, ठीक है। अब एक अगली बात सुनो, हमने ना अपनी जेब से ना कार्टेज का खर्चा भी पे कर दिया, मतलब ये लाने ले जाने का हो गया, कोई भी खर्चा हमने उसके बिहाफ पे पे कर दिया। हमने जब विशेष को गुड्स बेचे ना, हमने अपनी जेब से वो खर्चा पे कर दिया, ठीक है। अब बात सुनो, हम पहले तो पे करेंगे, मैं यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए का खर्चा है, 1,000 रुपये। एक बात बताओ, ये कार्टेज नरेशन नहीं लिख रहा, ठीक है, कार्टेज का खर्चा जो है, मान लो मेरा क्या हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस का जो रूल लगाते हो मैंने लगा दिया। डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस का रूल लगा के मैंने कार्टेज को डेबिट कर दिया 1,000 रुपये को, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब एक बात बताओ, क्या ये खर्चा एक्चुअल में मेरा है, ये खर्चा क्या है, ये मैंने किससे लेना है, विशेष को कहूँगा भाई साहब ये आपके बिल में ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये खर्चे का बर्डन, ये खर्चा जो किया मैंने, इसको किसको सौंप दिया आगे, इस खर्चे को कौन रिसीव करेगा, विशेष। तो विशेष जो है ना, यहाँ पे इस खर्चे को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ 1,000 रुपये को। एक तो सेल्स के पैसे मैंने लेने हैं किससे, विशेष से, और कार्टेज जो मैंने जेब से पे कराया ना, उसको मैं खर्चे को कैंसिल कर रहा हूँ। ये खर्चा कौन बोर्न करेगा, विशेष, विशेष डेबिट 46,000 उससे ले लूंगा। पर्सनल, नॉमिनल, नॉमिनल, ये नॉमिनल आपकी इनकम नहीं है, ये खर्चा कम हो रहा है, जो आपने खर्चा अभी एंट्री में करके दिखाया ना, वो खर्चा कम होना। अब खर्चा कम होना भी आपके लिए क्या है, इनकम, बस यही बात थी। मतलब अब एक बात बताओ, विशेष कितने रुपए का रिसीवर है, गुड्स का रिसीवर कितने का है, 45 का। खर्चे, मेरे खर्चे का रिसीवर कितने रुपए का है, 1,000 रुपये का, तो टोटल रिसीवर कितने का होगा, 46,000 का। बस यही बात थी। मैं आपको एक चीज़ फर्दर बता दूँ, इसमें अगर बात नहीं भी कर रही, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं कि अगर ये खर्चा बोर्न ना करना होता रिटेलर ने, मतलब यहाँ पे कौन है, विशेष के ऊपर हम बर्डन नहीं डालना चाहते, क्योंकि हमारा अब नया काम जम रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने जब गुड्स रिटेलर को दिए, विशेष को, मतलब उसको कह दिया, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं खुद ही पे कर लूँगा, मतलब ये एंट्री तो होती ही होती खर्चा पे करने की, लेकिन 2 कार्टेज यहाँ पे ना होता और विशेष टू सेल्स कितना होता, 45,000, बस सिंपल है। फिर मुझे ये एंट्री ना करनी पड़ती, विशेष टू कार्टेज 1,000 रुपये की। क्लियर है बात? आई होप आपको ये मिसलेनियस एंट्रीज भी समझ आ गई। देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, ये मिसलेनियस थी। पिछली 3 क्लासेस जो मैंने लंबी क्लासेस ना लेके, लंबी एक क्लास ना लेके 7 एंट्रीज को 3 क्लासेस में बताया, तो वो एंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। समझ रहे हैं बात को? आप फोकस करें उसके ऊपर। वो 3 मिसलेनियस वाली, जिससे आपका कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, 7th क्वेश्चन, और वो जो गुड्स परचेज एडवर्टीजमेंट वाली, उस एंट्री से कौन सा क्वेश्चन हो रहा है आपका, 8th क्वेश्चन, और 9th मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिया। तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से हो गए। एक क्वेश्चन है जो मुझे बैलेंस वाला खुद बना के करवाना है, वो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और आपका जर्नल चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दूंगा मैं, 5-7 दिन दूंगा।
और आपको डेली मैं फॉलोअप भी करूँगा कि भाई आप कर रहे हैं कि नहीं। और अगली बात, इसके बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके 2-3 चैप्टर बिल्कुल ईजी होने वाले हैं। आप खुद कहेंगे कि सर आपसे जर्नल समझने के बाद हमारे 3 चैप्टर बिल्कुल ईजी हुए हैं, और पक्की बात है वो ईजी ही आपको लगेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगली बैलेंसेस वाला एक क्वेश्चन करेंगे, छोटा सा ही है, मतलब बुक में बेशक बड़ा होगा, हम उसको पार्ट्स में निपटा लेंगे छोटा करके, या देख लेंगे जैसे भी करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।